आइए हम आज अपनी सीरीज़ का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि नेहरू जी ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके बहुत सारे परिवर्तन किए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य उनको सामाजिक सुधार करना था और समाज के सभी वर्गों में समानता लाना था। अब हम आगे की बात करें तो हमने देखा कि उसके बाद में एक केस हमारे सामने आया जो था शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ का। अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। इस केस पर जाने से पहले हम हमारे संविधान के दो अनुच्छेद अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 को समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 13 के भाग 2 में लिखा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों को क्षति पहुंचाता है। समझिए, संसद ने कोई कानून बनाया है जिसमें 5 पॉइंट हैं, जिनमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कानून के उन 2 पॉइंटों को खारिज कर देगा। और अनुच्छेद 13 का उपभाग 3 ये विधि को परिभाषित करता है। ये कहता है कि विधि में क्या क्या शामिल होगा, जैसे एक्ट है, कोई अध्यादेश है, आदेश है, रूल है, बाई रूल है, या यूं कहें यहाँ तक कि एक कोई प्रथा हो, ऐसी कस्टम हो जो समाज द्वारा या राज्य द्वारा अपनाई जा रही हो, लेकिन याद रहे वो प्रथा भी ऐसी होनी चाहिए जो मूल अधिकारों को कहीं क्षति नहीं पहुंचाती हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 13 के किसी भी भाग में ये नहीं लिखा कि संविधान संशोधन भी विधि में शामिल है। अर्थात अगर 368 के तहत कोई कानून आता है और वह मूल अधिकारों को हानि पहुंचाता है तो 13 के तहत उसे समाप्त किया जा सकता है या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था। अब हम अनुच्छेद 368 के बारे में बात करते हैं। 368 संविधान में संशोधन करने की संसदीय शक्ति के बारे में है। मूल संविधान में इसके 2 भाग थे, 368 उपभाग 1, 368 उपभाग 2। 368 उपभाग 1 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है और 368 के उपभाग 2 में संशोधन करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। संविधान संशोधन के मामले में 2 बातें समझने लायक हैं। इसमें संयुक्त बैठक अर्थात जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि संशोधन के बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पास करवाना पड़ेगा, अन्यथा संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अध्यादेश के द्वारा भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। लगे हाथ एक बात और समझते हैं कि जिन संविधान संशोधनों से भारत के फेडरल सिस्टम पर फर्क पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, पंचायती राज का मामला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों का मामला, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मामले हों, 7वीं सूची में कोई परिवर्तन करना हो, इन सबसे संबंधित जो मामले हैं जो फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सहमति लेना अनिवार्य है, तब जाकर संविधान में संशोधन हो पाता है, अन्यथा नहीं। याद रखना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में बताया गया है। अब चलते हैं शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ के मामले पर। हमने देखा नेहरू जी ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और पहले संविधान संशोधन से जमींदारों के और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका पहले से आधिपत्य था उनके अधिकारों को बराबरी में लाया, अर्थात जो पिछड़े वर्ग थे उनको भी मूल धारा में जोड़ने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ परिवर्तन संविधान में किए। अब जमींदार लोग और उच्च कुल के लोग इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो कोई नया पैच ढूंढ रहे थे और उनको अब पैच मिला अनुच्छेद 13 और 368 का। शंकरी प्रसाद की तरफ से जो एंगल सामने आया वो था कि 1951 का पहला संविधान संशोधन ही अवैध है। बात को समझना, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यदि 1951 के पहले संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो न तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होगा और न ही शिक्षा में आरक्षण मिलेगा, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची आई है वो इसी संविधान संशोधन से आई है
और जो अनुच्छेद 15 में उपभाग 4 जोड़ा गया है जो शिक्षा में आरक्षण से संबंधित है, वो भी इसी संविधान संशोधन से आया है। तो अगर इस संविधान संशोधन को ही खारिज करवा दिया जाए तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, अर्थात जमीन पर जमींदारों का हक रहेगा और शिक्षा पर उच्च कुलीन लोगों का अधिकार बना रहेगा। शंकरी प्रसाद की तरफ से दलील रखी गई। उन्होंने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन अवैध है क्योंकि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों को सीमित करता है तो वह कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों को चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी तो एक कानून ही है। इसका मतलब अनुच्छेद 13 के अनुसार वह विधि की परिभाषा में शामिल है। इस मामले पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा जो कानून लाया जाता है वो सामान्य कानून से अलग होता है क्योंकि संविधान संशोधन करके ही कानून लाया गया है कि जो कानून संविधान में ही संशोधन कर देता है वह अनुच्छेद 13 के दायरे में कैसे आएगा। अर्थात उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 की सख्ती अनुच्छेद 368 पर अप्लाई नहीं हो सकती और ये जो संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये अपने आप में वैध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता था कि सामाजिक सुधार करने के लिए और पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह का परिवर्तन करना अति आवश्यक है। इसलिए उसने सरकार का पक्ष लिया। अब इससे आगे की कहानी हम समझेंगे अगले भाग में।